कैसे हो बच्चों? मैं नितिन गुप्ता फ्रॉम आईजन एकेडमी। उम्मीद करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो उसी अच्छी पढ़ाई को और स्ट्रांग बनाने के लिए आज मैं आपके लिए अकाउंटिंग डेफिनेशन का पार्ट नंबर 6 लेके हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम अपनी कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, विच इज पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, बुक वैल्यू एंड बैलेंस शीट। यह समझ के चलिएगा बच्चों कि हम जितनी भी डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेशंस आपको आने वाले समय में आपके कंसेप्ट्स में इतना फायदा देंगी कि आपको यह महसूस हो जाएगा कि अल्टीमेटली आपका लेवल यहां से कैसे इंप्रूव करेगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आपके साथ हम अपनी डेफिनेशंस। पहला डेफिनेशन पार्ट आएगा हमारा डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। हिंदी में बात करें तो तीनों का मतलब एक ही है, घिसावट। तीनों के तीनों नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं और ये तीनों फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होते हैं। डिपेंड इतना करता है कि कौन सा आइटम टेंजिबल एसेट्स पे लगेगा, कौन सा आइटम इनटेंजिबल एसेट्स पे लगेगा और कौन सा आइटम डिप्लीशन पे लगेगा। तो अगर मैं इसे एक सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि डिक्रीज इन द वैल्यू, क्वालिटी एंड क्वांटिटी of fixed tangible assets, fixed intangible assets and natural resources। इसका मतलब यह हो गया कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तीनों हैं तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स ही, बस फर्क इतना है कि कौन सा असेट टेंजिबल है, कौन सा असेट इनटेंजिबल है और कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम बात करेंगे टेंजिबल असेट्स के घिसावट की, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। अगर हम आपसे बात करेंगे इनटेंजिबल असेट्स की, तो दैट इज कॉल्ड एज एमोर्टाइजेशन। और अगर हम आपसे बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, देन इट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो असेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और यूजफुल वर्किंग लाइफ खत्म होने के बावजूद भी वो असेट्स फिजिकली खत्म नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। इनटेंजिबल असेट्स हमारी लैंग्वेज में सिंपली बोलूं तो लाइसेंस, टेक्निकली बोलूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन। नेचुरल रिसोर्सेज मींस ओर्स, कोल माइंस, गोल्ड माइंस एटसेट्रा। अब अगर आप टेंजिबल असेट्स की घिसावट करते हैं तो उनकी घिसावट को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हालांकि लैंड और इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें तो बाकी सारे एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। एमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ, दैट इज अगेन अ लॉजिक ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बट फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। है ये भी घिसावट, पर ये वो टेक्निकल पॉइंट है जो इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। हम कोयले की खान लीज पे लेते हैं, एक लिमिट तक कोयला विड्रॉ कर रहे हैं वहां से, तो एक स्टेज के बाद वहां कोयला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें वो माइन बंद करनी पड़ेगी। तो एक स्टेज के बाद जब आप रिसोर्सेज को खत्म करते चले जाएंगे तो दे गेट्स डिप्लीटेड, फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन।
हमें ये तीनों के तीनों खर्चे करने जरूरी हैं, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपेंस टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, सेल, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये खर्चे हैं और मैंने इन्हें प्रॉफिट से माइनस नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा शो होगा। है तो वो गलती, पर दुनिया की निगाहों में, इंटरेस्टेड पार्टीज की निगाहों में वो विंडो ड्रेसिंग कहलाएगी, चोरी कहलाएगी, जानबूझकर किए गई गलत हरकतें कहलाएंगी। सो दैट इज ऑल बीइंग लॉजिक ऑफ डेप्रिसिएशन, amortization एंड डिप्लीशन। नाउ बुक वैल्यू। बच्चों, बुक वैल्यू का हम एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से अगर कंसेप्ट निकालें तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल समझाता हूं, फिर बात समझ में आएगी। मेरे एसेट की कॉस्ट है 2 लाख, मैंने उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 40,000। डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू बची, तुम बच्चे जनरली उसे बहुत ही खतरनाक शब्द बोलते हो, नेट वैल्यू। दैट इज रॉन्ग वर्ड। इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद बची गई कॉस्ट, तो बुक वैल्यू को हमने यहां पर डिफाइन किया, इट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब आप सारे बच्चों को यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि टेक्निकली बुक में यही बताया गया है, बट अगर हम इसे थोड़ा सा और ढंग से कैरी कर लें तो हम यह भी कह सकते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि घटते तो इनटेंजिबल एसेट्स भी हैं और घटते नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। लो जी, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मेरी गुडविल की वैल्यू 2 लाख है और अमोर्टाइज किया गया 40,000, तो गुडविल की वैल्यू भी तो 1,60,000 बची। नाउ गुडविल इज योर इंटेंजिबल एसेट, तो ये वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू। एंड द सेम थिंग यूज्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। वहां पर भी जब वैल्यू बचेगी तो उसको भी बुक वैल्यू का ही नाम दिया जाएगा। बट प्रैक्टिकली बिकॉज वी आर मोर रिलेटेड विद टेंजिबल एसेट्स, तो भाई जब हम इस्तेमाल ही टेंजिबल एसेट्स करते हैं तो हम ज्यादातर बुक वैल्यू वर्ड टेंजिबल एसेट्स में यूज करते हैं। 12th में आओगे, वहां पे पढ़ाया जाएगा गुडविल अमोर्टाइज हो गई, बच्चा परेशान हो जाता है ये क्या हो गया। या 11th फाइनल अकाउंट्स में डीके गोयल के या पीसी तुलसियान साहब की बुक के क्वेश्चंस उठा लो आप, बच्चा कहता है जी ये तो बड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं। वो क्यों है मुश्किल? क्योंकि उसके अंदर हमें जो एडजस्टमेंट्स पढ़ाई जाती हैं वहां लिखा होता है 20% ऑफ द गुडविल इज रिटर्न ऑफ। तो कितनी गुडविल को मैं रिटर्न ऑफ के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा और माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज बुक वैल्यू एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मेथड। नाउ कम्स द बैलेंस शीट। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं यहां पे, द वर्ड इज बैलेंस शीट, इट इज नॉट अकाउंट। कोई भी अकाउंट अगर अकाउंट शब्द से नहीं पहचाना जाता, शीट शब्द से पहचाना जाता है, तो वहां पे हम कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते। याद रखना है बात। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट तो नहीं बोलते। अगर अकाउंट बोलते तो वो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के टर्म में बनता, पर आपने बोला BRS स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मींस प्लस और माइनस। तो बैलेंस शीट में हमने लॉजिक क्या देना है? एज पर योर अकाउंटिंग इक्वेशन, वो जो शुरू में चैप्टर पढ़ाया जाता है, बैलेंस शीट, अ शीट that contains the net balances of the asset and liabilities is called as balance sheet। एक पर्टिकुलर दिन का, टाइम का, ईयर एंड का डिटेल बनाना है, तो आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज हैं, जितने भी कंपोनेंट ऑफ असेट्स हैं, दे विल बी करंट एज वेल एज फिक्स्ड। तो वो सारे आइटम्स के फाइनल नेट बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट।
तो हमें हर असेट का और लायबिलिटी का बैलेंस निकालना है और उसे एक शीट में डाल देना है। एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग हमारा दोनों तरफ का आंसर मैच करना चाहिए, और अगर वो मैच नहीं करा तो एज पर योर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स गलत माने जाएंगे। ये देखिए मैच कर रहा है 317500। बैलेंस शीट को बनाने के दो तरीके हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि लिक्विडिटी मींस पहले करंट और बाद में फिक्स्ड आइटम्स, और परमानेंट मींस पहले फिक्स्ड और बाद में करंट। पर ये रूल्स जनरली कंपनी पे अप्लाई होते हैं क्योंकि वहां पे इंडियन कंपनी एक्ट लगता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, तो वहां पर ये रूल कभी भी अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जब सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम वहां पे ट्रांजैक्शंस को किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, हमारा आंसर दोनों एंड से मैच होना चाहिए। कंपनी में हमेशा परमानेंस पे ही बैलेंस शीट बनती है, लिक्विडिटी पे कभी नहीं बनती। पहले फिक्स्ड आइटम्स आएंगी और बाद में करंट आइटम्स आएंगी। तो बैलेंस शीट इज अ शीट दैट कंटेन द बैलेंसेस ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और एज पर डबल एंट्री दोनों साइड्स आपकी बराबर होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको अपने इस लेक्चर में सारा का सारा लॉजिक दिया है, और अगले लेक्चर में हम टिपिकल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एक्सपेंस, इनकम, सेल्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, लॉस, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। तो बच्चों मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपनी पढ़ाई को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाओ और इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हारी खुद की क्लैरिटी एक लेवल पे ऐसी आ जाए कि तुम बच्चे हमें ये लिखो कि सर अब आप हमारे पेपर्स ले लो। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम, अपना मेल आईडी लिख के भेजो, अपने डिटेल्स भेजो, मैं आपके उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, आपको मॉक पेपर्स भेजूंगा, टेस्ट पेपर्स भेजूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यू टेक एडवांटेज ऑफ आवर वीडियोस टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओम साईं राम।